नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। रैका थाना क्षेत्र में ककरौल चौक के पास अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही हुई मौत। ट्रक को किया गया जब्त, साथ ही चालक पुलिस की हिरासत में। मधुबनी में सरस्वती पूजा को लेकर नगर थाना में शांति समिति की हुई बैठक। लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य, डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध और सुरक्षा को लेकर दिए गए कई सख्त निर्देश। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मधुबनी जिला स्कैन एंड शेयर से ओपीडी टोकन जनरेशन में दिसंबर 2025 से लगातार पूरे बिहार में है प्रथम स्थान पर। बेनीपट्टी थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। लाइसेंस और रूट चार्ट लेना होगा अनिवार्य, डीजे पर पूरी तरह से रहेगा प्रतिबंध और सख्त कार्रवाई करने का दिया गया निर्देश। मधुबनी में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर जिला समन्वय समिति की हुई बैठक। 10 फरवरी से सरोजन दवा सेवन कार्यक्रम शुरू करने का लिया गया निर्णय। बीसपी के पतौना थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। थानाध्यक्ष द्वारा दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मधवापुर के सारघाट डाकघर के सामने से उप डाकपाल की बाइक हुई चोरी। पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी की गई दर्ज। बिस्पी के औसी थाना में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य, डीजे पर रहेगा प्रतिबंध और 24 जनवरी को रूट चार्ट के हिसाब से प्रतिमा का किया जाएगा विसर्जन। जयनगर के देवदा थाना में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। डीजे पर रहेगा प्रतिबंध और लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य। और मधवापुर थाना में सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन की हुई आवश्यक बैठक। आपत्तिजनक मनोरंजन पर प्रतिबंध और तय रूट से विसर्जन के दिए गए निर्देश। खबरें अब विस्तार से। रैका थाना क्षेत्र के ककरौल चौक के समीप बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सलेमपुर निवासी भोगी यादव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक चालक को पकड़ लिया गया और पुलिस ने ट्रक जब्त कर सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घटना से गांव में शोक की लहर है। रैका थाना क्षेत्र अंतर्गत ककरौल चौक के समीप बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हृदय विदारक घटना के बाद इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी और तनाव का माहौल बना रहा। मृतक की पहचान रैका थाना क्षेत्र के सलेमपुर निवासी भोगी यादव के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भोगी यादव बुधवार को अपनी बाइक से किसी आवश्यक कार्यवश घर से निकले थे। जैसे ही वे ककरौल चौक के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार और अनियंत्रित अवस्था में आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और भोगी आदत ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार होने का प्रयास करने लगा, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से उसे पकड़ लिया गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही औसी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर रहिका थाना की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला गया। हादसे के बाद सड़क पर आक्रोशित लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इसके बाद पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में इस हादसे को लेकर शोक की लहर दौड़ गई है और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने और ककरौल चौक पर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग की है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। आगामी सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर मंगलवार को मधुबनी नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस पूजा आयोजन नहीं किया जा सकेगा। वहीं पूजा पंडालों और विसर्जन जुलूस में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आयोजकों को तय मानकों के अनुसार ही लाउडस्पीकर उपयोग की अनुमति दी जाएगी। साथ ही समय से मूर्ति विसर्जन और सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने की अपील की गई। आगामी सरस्वती पूजा के पावन अवसर को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर मंगलवार को मधुबनी नगर थाना परिसर में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने की। इस दौरान नगर क्षेत्र की विभिन्न पूजा समितियों के पदाधिकारियों एवं सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य आगामी सरस्वती पूजा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाना था। बैठक को संबोधित करते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन झा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरस्वती पूजा का आयोजन करने वाली सभी पूजा समितियों के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति अर्थात लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के पूजा आयोजन करना कानून अपराध माना जाएगा और यदि कोई समिति नियमों की अनदेखी करती है पाई गई तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ ने पूजा समितियों से प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने शोर शराबे और हुड़दंग पर विशेष चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पूजा पंडालों एवं विसर्जन जुलूस में डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। किसी भी स्थिति में डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि कोई समिति या डीजे संचालक इस आदेश का उल्लंघन करता है तो डीजे को जब्त करते हुए संबंधित लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आयोजकों को केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। साथ ही लाउडस्पीकर पर किसी भी प्रकार के अश्लील या आपत्तिजनक गीत बजाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई ताकि समाज में सकारात्मक और संस्कारपूर्ण वातावरण बना रहे। वहीं डीएसपी अमित कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पूजा समिति को आयोजक का आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में थाना में जमा करना अनिवार्य होगा। इससे किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में असामाजिक तत्वों की पहचान करने में आसानी होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी पूजा समितियां मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया शाम ढलने से पहले अनिवार्य रूप से पूरी कर लें। विसर्जन के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वहीं डीएसपी ने सोशल मीडिया को लेकर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि प्रशासन की सोशल मीडिया पर पैनी नजर रहेगी। अफवाह फैलाने या भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के अंत में थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने सभी पूजा समितियों से आपसी सहयोग बनाए रखने और शांतिपूर्ण ढंग से पूजा संपन्न कराने की अपील की। इस बैठक में एसआई मनोज कुमार, महकांत कुमार सहित नगर की विभिन्न पूजा समितियों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बोला गया जब भी इस तरह का पूजा का आयोजन होता है तो डीजे का उपयोग जो है पूर्णतः वर्जित रहता है।
और इसलिए लाउड स्पीकर के लिए ध्वनि विस्तारण जो लाइसेंस होता है वो एसडीओ साहब के यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो डीजे तो पूर्णतः बंद है, डीजे में एक भी गाना नहीं बजेगा। और जितने डीजे संचालक हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा, अगर कोई सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान अगर कोई डीजे मांगता है, आप लोग भी बुक मत कीजिए, क्योंकि आप लोग बुक कीजिएगा और फिर अगर पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी तो आपका डीजे जब्त होगा, आपके बिजनेस को क्षति पहुंचेगी। तो आप भी इससे परहेज करें। बिल्कुल, आज नगर थाना में सरस्वती पूजा को लेकर बैठक की गई है। इसमें सभी को विशेष अपील की गई है कि जितने भी पूजा अर्चना के लिए जितने भी पंडाल स्थापित होगा या जगह चिन्हित किया जाएगा वो बिना लाइसेंस का ना हो। सभी पूजा समिति के जितने भी आए आगंतुक को बताया गया कि बिना लाइसेंस का एक भी आयोजन ना करें। डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध है, डीजे बिल्कुल भी ना बजाएं। लाइसेंस के साथ साथ लाउड स्पीकर का निश्चित रूप से लाइसेंस ले लें पूजा स्थल के साथ साथ, और शांतिपूर्ण माहौल में भक्तिमय वातावरण में शांति व्यवस्था के साथ पूजा अर्चना करें, माँ सरस्वती का आराधना करें, इसके लिए अपील की गई है। अक्सर देखा जाता है कि विसर्जन के दौरान अधिकांश बच्चे नशा कर लेते हैं, कि ताकि वो डांस करते हैं उसमें गैदरिंग फैल जाती है, उसके रोकथाम के लिए क्या है? बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए है। सभी जितने भी लाइसेंस लिया जाएगा पूजा स्थल का, इसमें हम लोग आधार कार्ड के साथ साथ उसका सारा डिटेल ले रहे हैं। अगर ऐसा तथ्य हम सभी पूजा मनाने वाले सभी अध्यक्ष सचिव को जो पूजा स्थल है उनसे भी अनुरोध किए हैं कि ऐसे तत्व, और आप मीडिया के माध्यम से भी हम आप सभी से अपील करते हैं कि अगर ऐसे तत्व पाए जाते हैं तो प्रशासन को तुरंत सूचित करें, कड़ी कार्रवाई। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में मधुबनी जिला ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्कैन एंड शेयर सुविधा के तहत ओपीडी टोकन जनरेट करने के मामले में मधुबनी दिसंबर 2025 से लगातार राज्य में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मरीज बिना कतार ओपीडी पर्चा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 21 जनवरी 2026 तक 24 लाख से अधिक आभा आईडी बनाई जा चुकी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में मधुबनी जिला ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। स्कैन एंड शेयर सुविधा के अंतर्गत ओपीडी टोकन जनरेट करने के मामले में मधुबनी जिला राज्य के टॉप जिलों में शामिल होते हुए दिसंबर 2025 से लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य देश की हेल्थ केयर व्यवस्था को एकीकृत, डिजिटल, सुरक्षित एवं सुगम इकोसिस्टम में परिवर्तित करना है, ताकि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सहजता से उपलब्ध हो सके। प्रत्येक नागरिक को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ पहचान प्रदान की जाती है, जिससे उनकी सभी मेडिकल रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन एवं इलाज से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से लिंक रहते हैं। डॉक्टर, नर्स एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का एकीकृत डिजिटल पंजीकरण, सभी सरकारी एवं निजी अस्पताल, लैब एवं फार्मेसी का डिजिटल पंजीकरण, मरीज के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से संजोने की व्यवस्था शामिल है। वहीं वर्तमान में जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध है। मरीज अपने आभा ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करते ही ओपीडी टोकन जनरेट कर सकते हैं। वहीं इस टोकन नंबर को ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर दिखाकर मरीज बिना कतार में लगे अपनी पर्ची प्राप्त कर सकते हैं, जिससे समय की बचत के साथ पूरी प्रक्रिया सरल एवं सुगम हुई है। साथ ही आयुष्मान से सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी एबीडीएम इनेबल्ड HMIS को अपनाया गया है, जहां आभा आईडी निर्माण एवं EHR लिंकिंग का कार्य किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा एवं सिविल सर्जन हरेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में एबीडीएम के तहत मधुबनी जिले में सराहनीय प्रगति हुई है। मधुबनी जिला स्कैन एंड शेयर के माध्यम से ओपीडी रजिस्ट्रेशन एवं डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड लिंकिंग में राज्य के टॉप 5 जिलों में शामिल है तथा दिसंबर 2025 में लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है। जिले के लगभग 100% सरकारी डॉक्टर, नर्स एवं स्वास्थ्य संस्थानों का HPR एवं HFR पंजीकरण पूर्ण हो चुका है। 21 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे तक जिले में कुल 24,20,113 आभा आईडी का सृजन किया जा चुका है, जिसके साथ मधुबनी जिला राज्य में 6ठे स्थान पर है। निजी स्वास्थ्य संस्थानों में अस्पताल एवं फार्मेसी का
50% से अधिक HFR पंजीकरण पूर्ण हो चुका है। शेष पर कार्य प्रगति पर है। ABDM अपनाने में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार राज्य को जनवरी 2026 में बेस्ट स्टेट का पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। वहीं मरीज की अनुमति के बिना कोई भी स्वास्थ्य डेटा साझा नहीं किया जा सकता। कागजी रिपोर्ट की आवश्यकता समाप्त हो गई है, जिसमें मरीज अपने मेडिकल रिकॉर्ड कभी भी कहीं भी आभा ऐप या अन्य PHR ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। विशेषकर ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में डिजिटल हेल्थ सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। बिना व्यक्तिगत पहचान उजागर किए समेकित डेटा के माध्यम से सरकार को बेहतर स्वास्थ्य नीतियां बनाने में सहायता मिल रही है। वहीं जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक आभा ID बनवाएं एवं स्कैन एंड शेयर सुविधा का उपयोग कर डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर बुधवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में SDO सारंग पानी पांडे, SDPO अमित कुमार सहित प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। अधिकारियों ने पूजा शांतिपूर्ण ढंग से मनाने, गाइडलाइन का पालन करने, लाइसेंस लेने और DJ साउंड पर पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश दिया। वहीं अफवाह फैलाने वालों व असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सरस्वती पूजा को लेकर बुधवार को बेनीपट्टी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में SDO सारंग पानी पांडे, SDPO अमित कुमार, अंचलाधिकारी अभिषेक आनंद, SHO सब पुलिस इंस्पेक्टर शिव शरण शाह, अपर थानाध्यक्ष संजय सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान SDO सारंग पानी पांडे ने कहा कि देवी सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। हम लोग सभी पूजा पाठ शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूजा को लेकर जो भी गाइडलाइन है उसे हर पूजा समिति को पालन करना होगा। किसी भी तरह के अफवाह को बल नहीं देना है। वहीं पूजा के लिए लाइसेंस आवश्यक रूप से ले लें और मूर्ति विसर्जन का रूट चार्ट भी सौंपे ताकि प्रशासन के नजर में रह सके। DJ साउंड का उपयोग किसी भी हालत में नहीं करें, अन्यथा DJ संचालक और पूजा समिति पर कार्रवाई होगी। DSP अमित कुमार ने कहा कि जिस तरह हर पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाता है, उसी तरह सरस्वती पूजा भी शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगा। पुलिस प्रशासन हर जगह पैनी नजर बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि जो भी असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेंगे, वैसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में CPI के आनंद झा, JDU नेता धर्मेंद्र शाह, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद जुबैर अहमद समेत कई लोग मौजूद रहे। के लिए हम लोग लग रहा है कि 4-5 सालों से शांति समिति का बैठक करें। पहले तो हम लोग हम भी यहीं के हैं तो कभी देखे नहीं कि शांति समिति का बैठक तो हुआ करता था। आराम से हम लोग पूजा वूजा निकाल लेते थे। सरस्वती पूजा के दिन एक रात पहले से बुक रख देते थे, जब पट खुलने से पहले, और बुक को पूरे दिन भर नहीं टच किया जाता कि अभी हम लोग को जो एक आस्था था कि विसर्जन के बाद ही बुक को टच करेंगे। ये सारी चीजें थी। कभी DJ की बात हो रही है, DJ का बताने की जरूरत नहीं थी। जयकार लगाते हुए हम लोग विसर्जन किया करते थे। तो ये सारी चीजें अब जो हम लोग शांति समिति का बैठक हो रहा है, इसके पीछे कारण दूसरा है। कारण एक ये है कि जो विद्यार्थी है, कहीं भी छोटा सा एक ट्यूशन है, कोचिंग है, स्कूल है, हर जगह सरस्वती माँ का प्रतिमा रख करके हम लोग पूजा किया करते हैं। लेकिन इसमें जो बताया जा रहा है, कुछ मनचले लोग हैं, चंदा के नाम पर वसूल करके और चौक चौराहे पे सरस्वती पूजा मना करके उसको DJ का रूप देना, बढ़ा चढ़ा करके, तो वैसा 1-2 केस है। उसको हम लोग अलग ढंग से, जो प्रशासन का अपना काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो उस चीज तरीके से हम लोग करते हैं। बाकी जगह पे हम लोग का जो है, वहाँ जितने भी है सज्जन इंसान रहते हैं, शिक्षा मतलब पढ़ाई के लिए बजाना शुरू कर देगा तो उससे आप आहत होते हैं, और वो जब आहत होते हैं तो हर आदमी जो है उसका कुछ न कुछ रिटेलिएट करता है। उसी में किसी संघर्ष, किसी विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो सरस्वती पूजा है और सभी लोग जान रहे हैं ज्ञान की देवी है। बाकी सब देवता जितने हम लोग पर्व मनाते हैं, शिवरात्रि हो या दुर्गा पूजा, वो सब शक्ति का प्रतीक है। जहाँ सरस्वती पूजा है वो पूर्णतया विद्या और शांति का प्रतीक है। तो उसमें तो और जो है हम लोग को संयम और शांति से कार्यक्रम का आयोजित करना चाहिए। प्लस है कि अभी
जय सुंदर जी जो बता रहे थे, उसमें हम लोग का कहना है कि हम लोग केवल विशेष ऐसी जगहों पे जहाँ पे भीड़ अधिक होने की संभावना होती है, जहाँ पे लोगों की अगर संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, उसमें हम लोग चौकसी के लिए लाइसेंस का जो है रेगुलेशन रखा गया है। और आज जैसे एक विद्यालय से कुछ बच्चे आमंत्रित करने आए थे हम लोग को कि दुर्गा पूजा में सम्मिलित होगा, तो ऐसी जगहों पे हम लोग जहाँ पे क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, जहाँ पे गार्जियनशिप है लोगों की, उनके नेतृत्व में आराम से यदि कोई कार्यक्रम संपन्न होता है, तो उसके लिए हम लोग को किसी तरह के आप लोग को न लाइसेंस की आवश्यकता है। ये एक क्लोज्ड प्रॉक्सिमिटी में कोई काम हो रहा है, तो उस सब के लिए हम लोग कोई इसी एक सभी हम लोग भी इसी पर्व त्योहार से गुजर के बढ़े हुए हैं, तो हम लोग को इसको रोकने या प्रतिबंधित जैसा नहीं, बस हम लोग के एक नियंत्रण। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर आगामी सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम की तैयारियों के तहत बुधवार को मधुबनी सदर अस्पताल में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 10 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले एमडीए कार्यक्रम की समीक्षा की गई। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से फैलने वाला गंभीर रोग है, जिसे समय पर दवा सेवन से रोका जा सकता है। जिले में मरीजों की पहचान, इलाज और जागरूकता पर लगातार कार्य किया जा रहा है। फाइलेरिया उन्मूलन के तहत आगामी 10 फरवरी से प्रारंभ होने वाले संवर्जन दवा सेवा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को सदर अस्पताल मधुबनी में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसीएमओ डॉक्टर एसएन झा ने की। बैठक में पिरामल के कार्यक्रम लीड धीरज सिंह ने पीपीटी के माध्यम से बताया कि फाइलेरिया या हाथी पांव मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है, जो शरीर के लसिका तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। समय पर दवा सेवन और मच्छर नियंत्रण से इस बीमारी की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2027 तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर डीएस सिंह ने बताया कि जिले में कुल 1850 फाइलेरिया मरीज हैं, जिनमें 1350 लिम्फोडिमा एवं 500 हाइड्रोसिल के मामले शामिल हैं। इनमें से 428 मरीजों का सफल ऑपरेशन कराया जा चुका है, जबकि 242 मरीजों को एमएमडीपी किट उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार सर्वे कर नए मरीजों की पहचान कर उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। दवा सेवन के गाइडलाइंस के अनुसार 2 से 5 वर्ष के बच्चों को डीईसी एवं एल्बेंडाजोल की एक गोली, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग को डीईसी की 2 एवं अल्बेंडाजोल की एक गोली, 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को डीईसी की 3 एवं अल्बेंडाजोल की एक गोली दी जाएगी। दवा को चबाकर खाना होगा तथा खाली पेट दवा का सेवन नहीं करना है। वहीं गर्भवती महिलाएं, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे एवं गंभीर रोग से ग्रसित व्यक्ति दवा का सेवन न करें। फाइलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग, आसपास पानी जमा न होने देना तथा घर की स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। हाइड्रोसील की स्थिति में ऑपरेशन द्वारा इलाज संभव है, जबकि लिम्फोडिमा मरीजों को एमएमडीपी किट प्रदान की जाती है। फाइलेरिया उन्मूलन केवल सरकार की ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि सभी लोग दवा का सेवन करें और मच्छरों के प्रजनन को रोके तो मधुबनी निश्चित रूप से 2027 तक फाइलेरिया मुक्त जिला बन सकता है। उक्त बातें जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर डीएस सिंह ने सभी विभागों से अपील करते हुए कहा। बैठक में डीपीआरओ परिमल कुमार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज मिश्रा समेत कई पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आगामी बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर पतौना थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। थानाध्यक्ष अनुराग कुमार ने पूजा समितियों को लाइसेंस लेने, डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध और तय रूट से 24 जनवरी को ही मूर्ति विसर्जन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सुरक्षा हेतु पंडालों में सीसीटीवी लगाने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की।
आगामी बसंत पंचमी सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर पतौना थाना परिसर में थानाध्यक्ष अनुराग कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पूजा समिति के सदस्यों एवं अन्य गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी धर्म के पूजा पाठ एवं त्योहार शांति और सौहार्द के लिए मनाए जाते हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार मूर्ति स्थापित कर पूजा करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को सरस्वती पूजा है तथा हर हाल में 24 जनवरी को ही निर्धारित रूट से मूर्ति का विसर्जन किया जाना है। सुरक्षा की दृष्टि से पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को उचित बताते हुए उन्होंने लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। बैठक में एसआई अर्पण कुमार, धनंजय सिंह, रितेश कुमार, प्रहलाद प्रसाद समेत कई लोग मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन
साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधवापुर प्रखंड के सहारघाट डाकघर परिसर के सामने से उप डाकपाल की बाइक चोरी की घटना सामने आई है। पीड़ित उप डाकपाल अर्जुन आलोक ने इस संबंध में सहारघाट थाना में अज्ञात चोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि मामले की जांच के लिए सब इंस्पेक्टर शिवचरण यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पुलिस आसपास के क्षेत्र में छानबीन कर रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सहारघाट डाकघर के सामने लगी उप डाकपाल की बाइक चोरी हो गई। पीड़ित बाइक मालिक उप डाकपाल अर्जुन आलोक ने मंगलवार को सहारघाट थाने में शिकायत कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि मामले की जांच के लिए सब इंस्पेक्टर शिवचरण यादव को अधिकृत किया गया है। जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। बताइए, बाइक चोरी की बात कर रहे थे आप, क्या घटना है, क्या मामला है? मैं पोस्ट ऑफिस सहारघाट में कार्यरत हूँ। अर्जुन आलोक मेरा नाम है, उप डाकपाल से करता हूँ और मेरा 15 तारीख को 15 जनवरी को शाम को 8:30 से 9:30 के बीच में ये चोरी हुआ है। कहाँ से चोरी हुई है बाइक? बाइक नीचे अपने पोस्ट ऑफिस के नीचे एटीएम के सामने में ही लगाया था। अच्छा। तो वहाँ पे रात को ज़्यादा खाता खोलने का प्रेशर था तो अंदर में काम कर रहे थे और नीचे जब रात को 9:30 बजे बाहर निकले तो गाड़ी गायब था, जबकि 8:30 तक गाड़ी बाहर था मौजूद। उसके बाद गायब हुआ, उसकी सूचना तत्काल हमने फोन से थाना को दिया। थानाध्यक्ष महोदय ने बोला ठीक है एफआईआर दर्ज कर देंगे। तो इसके संबंध में 20 तारीख को वहाँ एफआईआर दर्ज किया गया है। यहाँ अगल बगल सीसीटीवी कहीं पता किए हैं, कहीं लगी हुई है कि नहीं? एटीएम में सीसीटीवी लगा हुआ है। अच्छा। तो जो इंडिया एटीएम नंबर 1 है उसमें तो उसको खोला गया है। पुलिस को जानकारी दी गई है, वो अपना तरह से इंक्वायरी कर रहा है। पुलिस देखेगी उसको। तो अभी तक सीसीटीवी खंगाला नहीं गया है? नहीं, मेरा गाड़ी पैशन प्रो था, गाड़ी का नंबर सीसीटीवी में तो कवर हुआ होगा। नहीं, गाड़ी का कवर नहीं पता चल पा रहा है। आप देखे हैं? नहीं, सीसीटीवी में नहीं तो मतलब कैमरा में कवर किया होगा, कैच किया होगा कैमरा में, जो ले गया होगा सो तो खंगाला गया है कि नहीं, अभी सो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं खंगाला गया। और गाड़ी का नंबर है PB11 AW0128, जो कि हमने पटियाला पंजाब से किया था जब हम आर्मी में कार्यरत थे 2011 में। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। औसी थाना परिसर में वसंत पंचमी सरस्वती पूजा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थानाध्यक्ष आदित्य कुमार भगत ने पूजा समितियों को लाइसेंस लेने, डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रखने और मूर्ति विसर्जन तय रूट से करने के निर्देश दिए। सुरक्षा के लिए पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर जोर दिया गया।
आगामी वसंत पंचमी सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर औसी थाना परिसर में थानाध्यक्ष आदित्य कुमार भगत की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पूजा समिति के सदस्यों सहित कई गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी धर्म के पूजा पाठ एवं त्योहार शांति एवं सौहार्द के लिए मनाए जाते हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार मूर्ति स्थापित कर पूजा करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने पूजा समिति के सदस्यों को बताया कि 23 जनवरी को सरस्वती पूजा है तथा हर हाल में 24 जनवरी को ही निर्धारित रूट से मूर्ति का विसर्जन किया जाना है। वहीं डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को उचित बताते हुए उन्होंने लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। बैठक में एसआई विक्रम कुमार, प्रेम कुमार, जदयू नेता दिनेश भगत समेत कई गणमान्य लोग एवं पूजा समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आगामी 23 जनवरी को होने वाले सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मनाने के लिए जयनगर के देवदा थाने में बुधवार को बीडीओ राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार व अन्य अधिकारियों ने पूजा समितियों को लाइसेंस जमा करने, डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध और पंडाल में सुरक्षा उपाय जैसे आग बुझाने के यंत्र व अलग मार्ग बनाना अनिवार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस, जनप्रतिनिधि और पूजा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। सरस्वती पूजा को लेकर जयनगर अनुमंडल के देवदा थाने में बुधवार को बीडीओ राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार, एसआई गणेश कुमार सिंह, संतोष राउत, अब्दुल कयूम, राकेश कुमार, केशव पाठक समेत कई लोग मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पूजा स्थलों एवं विसर्जन के समय पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की बात कही गई। बीडीओ व थानाध्यक्ष ने उपस्थित लोगों को सरस्वती पूजा आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाने पर बल दिया। बीडीओ व थानाध्यक्ष ने बताया कि डीजे के चलन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही पूजा समिति द्वारा लाइसेंस हेतु थाने में आवेदन जमा करें। आवेदन पत्र में सभी सदस्यों का नाम, आधार कार्ड और फोटो देना अनिवार्य है। सभी पूजा कमेटी पूजा स्थलों पर बिजली के नंगे तार को नहीं रखेंगे। साथ ही पूजा पंडाल के पास आग बुझाने का यंत्र और पानी बालू भरा बाल्टी को रखा जाएगा। पूजा पंडाल में प्रवेश के लिए महिला पुरुष के लिए अलग अलग रास्ते का निर्माण करेंगे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने सरस्वती पूजा समिति को चेतावनी दी कि पूजा में आपत्तिजनक मनोरंजन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और श्रद्धा भरे माहौल में ही विद्या माता की पूजा की जाएगी। उन्होंने बिना लाइसेंस पूजा आयोजित न करने और विसर्जन केवल तय रूट से करने का निर्देश दिया। वहीं गणतंत्र दिवस को भी शांति के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। साहरघाट थाना में एसएचओ राकेश कुमार रोशन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय व धार्मिक पर्वों को सुरक्षित मनाने के लिए बैठक आयोजित की गई। आगामी सरस्वती पूजा में आपत्तिजनक मनोरंजन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रद्धा और भक्ति के माहौल में विद्या माता की पूजा करने के निर्देश बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने मधवापुर में सरस्वती पूजा समिति के सदस्यों को दिए। वे बुधवार को मधवापुर थाना पर पुलिस पब्लिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस पूजा का आयोजन पूरी तरह वर्जित है। थानाध्यक्ष हर्षराज ने आयोजन समिति को निर्देश दिया कि विसर्जन शोभा यात्रा केवल तय रूट चार्ट के अनुसार निकाली जाए। कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस के पर्व को मनाने पर भी चर्चा हुई और दोनों पर्वों को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने का निर्णय लिया गया। साहरघाट थाना पर भी एसएचओ राकेश कुमार रोशन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहारों के मद्देनजर बैठक आयोजित की गई। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए सिविल कोर्ट ने एक सख्त फैसला सुनाया है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण के मामले में लदनिया थाना क्षेत्र के पिपराही गांव के मोहम्मद अफरोज को दोषी ठहराते हुए 2.5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना 2021 की बताई जा रही है, जिसमें आरोपी ने पीड़िता को बंधक बनाकर लगातार यौन शोषण किया और शादी का झांसा दिया। वर्ष 2022 में पीड़िता ने न्यायालय में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। फैसले से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को कानून बख्शेगी नहीं।
महिला सुरक्षा और सम्मान के पक्ष में सिविल कोर्ट ने एक अहम और सख्त फैसला सुनाया है। सैयद मोहम्मद फजलुल बारी की अदालत ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी मोहम्मद अफरोज को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 2.5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी युवक लदनिया थाना क्षेत्र के पिपराही गांव का निवासी बताया गया है। सरकारी वकील मिस्ट्री लाल यादव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना वर्ष 2021 की है। पीड़िता एक दावत में शामिल होने जा रही थी। इस दौरान आरोपी मोहम्मद अफरोज ने सुनसान जगह और रात के अंधेरे का फायदा उठाया। उसने पीड़िता को एक खाली घर में बंधक बना लिया और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस जघन्य कृत्य के बाद आरोपी ने लोक लाज का भय दिखाते हुए शादी करने का झांसा दिया और पीड़िता को चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया। शादी के वादे के भरोसे आरोपी ने लोक लाज का भय दिखाते हुए शादी करने का झांसा दिया और पीड़िता को चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया। शादी के वादे के भरोसे आरोपी ने लगातार पीड़िता के साथ यौन शोषण किया। करीब 1 वर्ष तक यह सिलसिला चलता रहा। जब पीड़िता ने विवाह की बात दोबारा उठाई तो आरोपी ने साफ तौर पर शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने साहस दिखाते हुए वर्ष 2022 में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और परिवारवाद दायर किया। अदालत के आदेश पर लदनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने गहन जांच करते हुए अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। लगभग 4 वर्षों तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान अदालत ने सभी साक्ष्यों, गवाहों और तथ्यों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया। सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आरोपी का कृत्य कानून अपराध की श्रेणी में आता है और उसे किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। इन्हीं आधारों पर अदालत ने मोहम्मद अफरोज को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। इस फैसले के बाद पीड़िता और उनके परिजनों ने संतोष और न्याय मिलने की भावना व्यक्त की। अदालत के इस निर्णय से क्षेत्र में यह स्पष्ट संदेश गया है कि महिलाओं के साथ धोखाधड़ी, झूठे वादे और शोषण करने वालों को कानून किसी भी सूरत में बख्शेगा नहीं। यह फैसला समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। 2021 से कंटिन्यू 2022 तक की घटना है। इस केस के पीड़िता जो उस समय में नाबालिग है, उसका नाम तो अमीरी खातून है, लेकिन उनके साथ जो है इस केस के अभियुक्त कर दिया। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, खोखली, हॉल, समाज, पालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से
5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। जयनगर रेलवे स्टेशन के उत्तर पटना गद्दी चौक और नेपाली रेलवे गुमटी महेंद्र चौक के पास नए 2 चक्का और 4 चक्का स्टैंड बनाने के लिए डीसीआई दिलीप कुमार ने निरीक्षण किया। दोनों स्थलों पर जल्द विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। रेलवे भूमि पर अनाधिकृत स्टैंड से जाम और अवैध वसूली की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं टेंडर प्रक्रिया पूरी होने पर रेलवे को राजस्व का लाभ होगा। वहीं सर्कुलेटिंग एरिया में संचालित साइकिल स्टैंड में पाई गई अनियमितताओं पर स्टैंड कर्मी को फटकार लगाई गई। जयनगर रेलवे स्टेशन के उत्तर पटना गद्दी चौक और नेपाली रेलवे गुमटी महेंद्र चौक के पास नए स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर बुधवार को डीसीआई दिलीप कुमार ने दोनों स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि दोनों जगहों पर 2 चक्का और 4 चक्का स्टैंड निर्माण को लेकर जल्द ही विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव पर विभाग के सहमति प्रदान होते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि जयनगर रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे का पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध है, जहां पर रेलवे द्वारा टेंडर की प्रक्रिया को पूरा कर राजस्व प्राप्त कर सकता है। जयनगर के उत्तर पटना गद्दी चौक और महेंद्र चौक के नेपाली रेलवे गुमटी के पास रेलवे की जमीन पर अनाधिकृत रूप से स्टैंड संचालित हो रहा है। रेल प्रशासन द्वारा स्टैंड का टेंडर किया जा रहा है, तो रेलवे को लाखों रुपए का राजस्व का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पटना गद्दी चौक के समीप रेलवे के जमीन से सटे मॉल में खरीदारी करने आए ग्राहकों का वाहन रेलवे की जमीन पर घंटों लगाया जाता है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ अनाधिकृत रूप से स्टैंड चलाकर संचालक द्वारा मोटी रकम वसूल की जाती है। रेलवे द्वारा स्टैंड बना दिया जाए तो राजस्व का लाभ होगा। वहीं डीसीआई रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में संचालित साइकिल स्टैंड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में स्टैंड में कई तरह की अनियमितता पाई गई, जिसको लेकर डीसीआई ने स्टैंड कर्मी को फटकार लगाई। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने मधुबनी बार काउंसिल पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। महासचिव शिवनाथ चौधरी और अध्यक्ष वासुदेव झा ने कहा कि संघ में महिला पुरुष अधिवक्ताओं के साथ समान व्यवहार होता है। चैम्बर आवंटन को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि समस्या भेदभाव की नहीं बल्कि जगह की कमी की है, क्योंकि किसी भी अधिवक्ता को स्थायी कक्ष नहीं मिला है। वहीं महिला अधिवक्ता अनिता झा द्वारा कार में प्रैक्टिस का मामला चर्चा में बना हुआ है। जिला अधिवक्ता संघ मधुबनी के महासचिव शिवनाथ चौधरी, अध्यक्ष वासुदेव झा एवं संयुक्त सचिव साकेत कुमार महतो ने मधुबनी बार काउंसिल पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास बताया है। पदाधिकारियों ने प्रेस से बातचीत के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि बार एसोसिएशन में महिला और पुरुष अधिवक्ताओं के बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज तक मधुबनी बार काउंसिल में किसी भी महिला अधिवक्ता के साथ न तो भेदभाव हुआ है और न ही किसी प्रकार का दुर्व्यवहार। पदाधिकारियों का कहना था कि अधिवक्ता संघ सभी सदस्यों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह के आरोप संघ की छवि को धूमिल करने का प्रयास मात्र है। चैम्बर आवंटन के मुद्दे पर संघ के पदाधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह समस्या भेदभाव की नहीं बल्कि जगह की कमी की वजह से है। वर्तमान में अदालत परिसर में सीमित स्थान उपलब्ध है, जिसके कारण किसी भी अधिवक्ता को स्थायी चैम्बर नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि महिला या पुरुष किसी भी अधिवक्ता को अब तक स्थायी कक्ष आवंटित नहीं किया गया है।
पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी और स्थान की उपलब्धता हुई तो छत पर अस्थायी रूप से स्थान देने जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। इस मौके पर अधिवक्ता रानी विक्रमशिला प्रसाद यादव, राहुल कुमार, विमला कुमारी, गणेश यादव सहित कई अन्य अधिवक्ता भी उपस्थित रहे और उन्होंने संघ के पक्ष को मजबूती से रखा। गौरतलब है कि मधुबनी जिला न्यायालय परिसर में महिला अधिवक्ता अनीता झा पिछले 13 वर्षों से अपनी टाटा टियागो कार को ही कैबिन बनाकर वकालत कर रही हैं। जलधारी चौक स्थित अदालत परिसर की पार्किंग में खड़ी कार की पिछली सीट पर बैठकर वे याचिकाएं तैयार करती हैं और अपने मुंह वकीलों को कानूनी सलाह देती हैं। अनीता झा का आरोप है कि 28 वर्षों की वकालत के बावजूद उन्हें या अन्य महिला अधिवक्ताओं को अब तक कोई स्थायी कक्ष नहीं दिया गया है। इसी के विरोध स्वरूप उन्होंने कार में प्रैक्टिस शुरू की, जो आज उनके संघर्ष और व्यवस्था के प्रति सवाल खड़े करने का प्रतीक बन चुका है। यह मामला अब जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखा जाए, यहाँ हमारे यहाँ महिलाओं के सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और जहाँ तक जो आज जो इन्होंने जो हम दैनिक जागरण में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जो देखा है वह बिल्कुल ही निराधार है। हमारे माननीय सांसद या उस समय के विधान परिषद महोदय के द्वारा और ये तारकांत झा जी के द्वारा कोई भी अलग से फंड नहीं दिया गया था महिला वकालत खाना के लिए। हमारे यहाँ उसके बाद जब वो बोल रही है उसके बाद वह बना है और वो उससे पहले ही जब वो वकालत खाना महिला वकालत खाना बना था उससे पहले से ही वो जो है वकालत खाना में नहीं रह रही है। और मैंने कहा आपको कि मैं चुनाव जीतने के बाद जब मैं 2023 में पहली बार चुनाव जीता तो मैं उनको कहा था कि मैडम महिला वकालत खाना में आप चल के बैठे, आप चल के बैठे, लेकिन वो उसको इग्नोर कर दिए और साफ शब्दों में कहे कि हम जो है इस वकालत खाना में अब कदम ही नहीं रखेंगे। हीरा बाबू की वो जूनियर रह चुके हैं, उनके लिए भी वहाँ भी शायद बिल्कुल बिल्कुल आज भी उनका जगह वहाँ है। हीरा बाबू के चैम्बर जी चैम्बर नहीं, उनके टेबल पर एक सीट है, उनके टेबल पर बैठते थे। किस टेबल? हीरा बाबू को भी अपना चैम्बर नहीं है, उनका एक टेबल है, उस टेबल पर आज भी अनीता जी का एक सीट है जिस पर 10 आदमी बैठते हैं। सीट आवंटित है, अभी तक उनका चैम्बर कोई आवंटित नहीं हुआ है और अगर होगा तो संघ उसके लिए प्रयास करेंगे। क्या पर्टिकुलर अधिवक्ताओं को चैम्बर है उपलब्ध? किसी भी पार्टिकुलर अधिवक्ता को जो चैम्बर उपलब्ध होने की बात है वो अलग से किसी को जो है सो दिया नहीं गया संघ से, वो लोग के द्वारा जो है सेल्फ मेड होता है। कितने चैम्बर हैं यहाँ संघ के कार्यालय के? अभी हमारे यहाँ जो है तो पूर्व से जो है चैम्बर सब, तो पूर्व में हमारे यहाँ जो है तो कुछ चैम्बर जो है 15 चैम्बर है और 15 चैम्बर के अलावे अभी आप देख रहे हैं हमारे उस ऊपर देखिए वहाँ चैम्बर बन रहा है, वो सारे सेल्फ मेड हैं। वो जो अधिवक्ता हमारे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम अपने खर्च से चैम्बर बनाएंगे तो नीचे में तो कहीं जगह नहीं, मैं ऊपर में उसको दिखाता हूँ कि आपको जहाँ बनाना है उसमें हम जगह अलॉट कर देते हैं 6x8, आप उसमें बना लीजिए, वो उनका अपना सेल्फ खर्च। अभी तो जितने चैम्बर है उसमें महिलाओं के लिए कितने आवंटित है या कितने महिलाओं के लिए चैम्बर जिसमें रह रही हैं? अभी देखिए महिलाओं के लिए अलग से एक वकालत खाना भवन है और 2 चैम्बर जो सेल्फ मेड है। ये कहिएगा कि कोई संघ से बना हुआ ऐसा नहीं, संघ से तो एक ईंट भी कुछ नहीं बनता है। संघ के पास तो उतना पैसा ही नहीं है कि संघ अपना एक ईंटा खरीद करके जो है एक भवन बना सके। वो जो भी भवन बनता है वह हमारे जो माननीय सांसद और विधायक हैं उनसे हम लोग जो है सो मिल करके लाते हैं और उनसे जो हमको फंड आता है उसी से बनता है और उसी में उसी के जो अंदर जो है या उसी के ऊपर जो है जो जो जिनको कैपेसिटी है अपना वो अपना बनाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर उनकी बात की जाए तो आपको तो मैं बता रहा हूं कि अगर उनकी बात की जाए तो आज तक जो है सो वो कोई भी ऐसे आदमी नहीं होंगे जिनको नहीं कहा होगा कि भाई हमारे खिलाफ जो गलत किया।
वो कोर्ट में भी लड़ती है, कोर्ट में भी लड़ जाती है, कोर्ट से भी बेवजह जो है सजा जब्त करती है, और किसी हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको वो टॉन्ट करती है, और वही उल्टे कहती है कि कहने मतलब हमारे साथ जो है अपमानजनक बात होती है। यानी उनका जितना भी बयान है वो बिल्कुल निराधार है। क्या दोबारा मैं अध्यक्ष बना हूँ? इससे पूर्व मैं भी था, पूर्व भी था 99 में, इससे पूर्व भी, इस सबसे पूर्व भी था 99 से मैं महामंत्री भी थे एसोसिएशन के। आज तक अनिता जी जब वो हमारी छात्रा भी रह चुकी हैं लॉ कॉलेज में, आज तक मेरे सामने में भी कभी कोई शिकायत लेके नहीं है तो मेरे साथ इस तरह की घटना घटी। मैं सेक्रेटरी के द्वारा जो कहा गया है उसका समर्थन करते हुए कहता हूं, जो इंडियन एक्सप्रेस जो समाचार अपने स्तर से छापा है वो किस आधार पर छापा है हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। सबसे पहले तो हम लोगों से संपर्क करके ही उसको छापना चाहिए, वह एक तरफा है। जहां तक आपने पूछा है कि कब परसों भी हुआ है, तो लॉयर्स जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में अगर किसी के साथ वकील के साथ हुआ उसका जवाबदेह संघ नहीं होता है, वह व्यक्तिगत वह वकील होते हैं, और जिनके साथ उनका झंझट होता है वह इसके दरमियान वाक युद्ध जो होता है उसके दरमियान होता है, वह हुआ होगा। अगर किसी वकील के साथ ऐसा हुआ है, कौन वकील, उसका कंप्लेंट भी हमारे पास नहीं आया है तो मैं कह दूंगा कैसी घटना घटी है। अगर कुछ तरह की किसी तरह की घटना घटती है तो अब संघ में आवेदन आता है, उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। ऐसा कोई नहीं आया है जो हम लोग आपको बतावे कि किसके साथ उसको हुआ था। दूसरी बात, इससे पूर्व शीर्षक कपिल अशोक के समय में भी यही मामला को उठाया गया था, और यही सारा जांच करके जब पाया गया तो कहे नहीं, हम वकालत खाना में नहीं रहना चाहती हूँ, नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ शंका है। हमारे यहाँ अभी 35 अधिवक्ता महिला अधिवक्ता भी कार्यरत है, जिसमें 15-20 रेगुलर है, और 35-40 अधिवक्ताओं का मेरा लॉयर था विथ ऑल फैसिलिटीज, बाथरूम बाथरूम सबके साथ महिला के लिए बनाया गया। उसमें भी उनको सीट अलॉट करने के लिए हम लोग तत्पर थे, लेकिन वो आना नहीं चाह रही है। वो कहे जो हम जुडिशरी का जो कैंपस है उसमें हमको चाहिए, तो यह न संघ के बूते की बात है, प्रशासन के बूते की बात तो बनवा दे। जहाँ तक चैम्बर बनवाने की बात है, हम लोगों ने अभी तुरंत जाके समाहर्ता से भेज किया है कलेक्टर से, और कलेक्टर को कहा है कि आप इंस्पेक्शन कर लीजिए, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। जगह जो है ऊपर में जो कुछ है 2+G2+ पर है, वहाँ मैं आपको जगह देने जा रहा हूँ। अगर वो अपने पैसा से बनवाने जैसे अन्य अधिवक्ताओं ने बनाया है तो बनवा सकती है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। समाहर्ता महोदय ने आश्वासन दिया कि अगर हम उस तरह का कोई व्यवस्था करें तो है सो गुड। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप अगर बनवा देते हैं 3 साल, हमारे और जो महिला अधिवक्ताएं हैं उनका भी सीनियर, और वह जो बनेगा तो सीनियरिटी के हिसाब से वह आवंटन होगा। अगर समाहर्ता महोदय जैसा मुझे हम लोगों को आश्वासन दिए तो हम बना देंगे, आप जगह दिखा दीजिए। अभी हम लोगों ने जगह दिखला दिया है ऊपर में, अब उसके अनुसार समाहर्ता महोदय जो करे। ये सारी प्रक्रियाएं हैं। जहाँ तक झंझट होने की बात है, ऐसा कोई न्यायालय नहीं है जिसमें अनिता जी को आज माने प्रैक्टिस के दरमियान किसी न किसी कोर्ट में वकील से झंझट नहीं हुआ हो। ये मेरे सारे वकालत करना और सारे वकील कहेंगे। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण रूप से मनाने के लिए बीडीओ रविशंकर पटेल की अध्यक्षता में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बीडीओ ने सभी पूजा समितियों को लाइसेंस लेने और निर्धारित तिथि से पहले प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध और नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।
सरस्वती पूजा व गणतंत्र दिवस को लेकर थाना परिसर में बीडीओ रविशंकर पटेल की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि सरस्वती पूजा को लेकर सभी पूजा कमेटियों को लाइसेंस लेना जरूरी है। सभी लोग निर्धारित तिथि के पूर्व अपना लाइसेंस बनवा ले और कहा कि पूजा व गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन पूरी तरह चौकस है। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा कि वरीय पदाधिकारी के आदेश अनुसार पूजा व विसर्जन जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीजे को जब्त कर डीजे मालिक एवं संबंधित पूजा कमेटी पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूजा में शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। सभी जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा का दायित्व देते हुए पूजा तथा विसर्जन जुलूस पर नजर रखने को कहा गया। किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना तत्काल प्रशासन को देने की अपील की गई। थानाध्यक्ष ने कहा कि थाना क्षेत्र में आयोजित सरस्वती पूजा एवं विसर्जन के दौरान पैनी नजर रहेगी। असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। वहीं प्रशासन की निगरानी चप्पे चप्पे पर रहेगी। मौके पर पूर्व प्रमुख राजेश कुमार पांडे उर्फ बालाजी, जदयू युवा अध्यक्ष राम स्नेही महतो, मदन चंद्र झा, भाजपा नेता हरि मोदी समेत कई लोग मौजूद रहे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के गांधी चौक स्थित शिक्षण संस्थान फंडा ऑफ फिजिक्स में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निदेशक इंजीनियर मुनींद्र कुमार ने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास के साथ बोर्ड परीक्षा देने और नियमित रिवीजन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा जीवन का एक पड़ाव है, अंतिम लक्ष्य नहीं। समारोह में विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और शिक्षकों के प्रति आभार जताया। मधुबनी के गांधी चौक स्थित प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान फंडा ऑफ फिजिक्स में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे विद्यार्थियों के सम्मान में एक भव्य एवं गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाना, उन्हें सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा की तैयारी के लिए प्रेरित करना तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना रहा। समारोह के दौरान संस्थान का वातावरण उत्साह, भावनात्मक जुड़ाव और आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक इंजीनियर मुनींद्र कुमार ने की। उन्होंने अपने प्रेरणादायी संबोधन में विद्यार्थियों को निरंतर अभ्यास और नियमित रिवीजन का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि वर्ष भर अर्जित ज्ञान का सही उपयोग परीक्षा में सफलता की कुंजी है। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को यह संदेश दिया कि परीक्षा जीवन की अंतिम कसौटी नहीं होती, बल्कि यह सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अतः तनाव मुक्त रहकर आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे। इंजीनियर मुनींद्र कुमार ने अभिभावकों की भूमिका की भी सराहना करते हुए कहा कि बच्चों की सफलता में माता-पिता का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे परीक्षा के समय बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें, बल्कि उनका उत्साहवर्धन करें और सकारात्मक वातावरण प्रदान करें। विदाई समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और संस्थान के शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में शिक्षक कमल कुमार एवं ऋषिकेश कर्ण विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह में शामिल प्रमुख विद्यार्थियों में अमन, नंदिनी, अंजलि, कुंदन, अभिलाषा, अनुष्का, ऋषिका, कल्पना, अंशु, खुशी शामिल रहे। विद्यार्थियों के साथ बड़ी संख्या में उनके अभिभावक भी मौजूद थे। समारोह के अंत में सभी विद्यार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी गई और उनके सफल एवं उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। वहीं यह विदाई समारोह विद्यार्थियों के लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का स्रोत सिद्ध हुआ। आज सर फेयरवेल का आयोजन किया गया था। आप जी क्या परिचय हुआ और कैसा आयोजन था? मैं मुनींद्र सर, फंडा ऑफ फिजिक्स का डायरेक्टर हूँ। मैं मेरे यहाँ एक ही फंडा रहता है कि हर एक बच्चा को एग्जाम से पहले सारा कंसेप्ट क्लियर करवा दिया जाए, और जिसके कारण बच्चे का तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाता है ना। बेसिक यही रहता है कि बच्चे का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, और निश्चित रूप से हर बार मेरा रिजल्ट आगे बढ़ रहा है। मैं जब स्टार्ट किया था उस टाइम में मेरे पास डिस्ट्रिक्ट 10th टॉपर था, अब पिछले साल मेरे पास डिस्ट्रिक्ट 2nd टॉपर है। तो मैं इस बार उम्मीद करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आएंगे, और मेरा पूरा उम्मीद है इस बार 100% एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चा आएंगे मेरे पास। क्या सब मुख्य बातें सर बताई गई है फेयरवेल के दौरान? फेयरवेल के दौरान मैं बच्चे को यही बताया हूँ कि इधर उधर की बातों में नहीं रहना, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम से पहले बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है। जो कुछ मुख्य बात यह है कि जैसे कि एग्जाम देने के बाद तो बच्चा फ्लैश आउट हो गया है ना, तो इस बात वो सबके साथ होता है, तो उस पर घबराना नहीं है। एग्जाम से पहले सबका होता है, जब आपका अच्छा तैयारी रहेगा तो होगा। लेकिन आप जब एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे
और क्वेश्चन को देखने के बाद कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड तो मौन रह जाए, ऐसा नहीं कि तुरंत उलट पलट के देख ले। तो होता क्या है, क्योंकि हर बार देखते हैं क्वेश्चन लगभग जितना हम पढ़ाते हैं उसमें से आता ही है ना, तो इस बार भी आएगा। तो बच्चे क्या होता है, अति उत्साहित हो जाते हैं, जिस कारण वो पता चला उसके एग्जाम सारा क्वेश्चन ही भूल गया। तो वो नहीं करना है, वो आराम से क्वेश्चन देखना है। आपको निश्चित रूप से सारा क्वेश्चन बनेगा और अच्छा से अच्छा जवाब देना है। जो क्वेश्चन आए, जो बहुत अच्छा से आता है उसको पहले लिखना है, और जो थोड़ा सा अगर डाउट लग रहा है उसको बाद में लिखना है। और जितना हम प्रैक्टिस करवाए हैं, हर एक टाइप का टेस्ट हम लिए हैं। अभी पिछले 5 दिन से आपको उसी टाइम में टेस्ट लिया जिस टाइम एग्जाम होता है, 9 से 12 में एग्जाम इन लोग का होगा, उसी टाइम में टेस्ट हुआ है 5 दिन से। तो बच्चा को ये भी प्रैक्टिस होगी 5 घंटा कैसे बैठना है 5 दिन, वो भी लगातार। यहाँ पर तो एक कभी कभी एक दिन गैप भी है, लेकिन वहाँ पे लगातार हम लिए हैं। तो इससे बच्चा को ये भी प्रैक्टिस हो गया कि एग्जाम कैसे देना है और कैसे पूरा एग्जाम की तरह सारा लगभग प्रैक्टिस हम करवा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस तो हुआ ही है, साथ साथ सब्जेक्टिव का भी सारा प्रैक्टिस करवाए हैं। फुल सिलेबस टेस्ट हम सारे सब्जेक्ट का भी लिए हैं। फंडा ऑफ फिजिक्स के साथ बतौर डायरेक्टर, ये तो आपके बच्चे हैं जो भी 12वीं में इस बार अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए लास्ट मैसेज क्या रहेगा, क्योंकि बहुत अब कम दिन एग्जाम का बचा है। लास्ट मैसेज बच्चों के लिए यही रहेगा कि नया कुछ न पढ़ें, जितना पढ़ें जहाँ पे भी पढ़ें, कोई भी सर अपने हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ाए होंगे उसी को पढ़ें, नया नया पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी एक चीज़ 20 बार पढ़ें, 21वीं बार पढ़ेंगे तो आपका और ज़्यादा हो जाएगा, और एक ही चीज़ को आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका नहीं होगा। इसीलिए नया चीज़ बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ें, जो ऑब्जेक्टिव पढ़ें, जो सब्जेक्टिव पढ़ें, उसी को बार बार क्या करें, प्रैक्टिस कीजिए। और ज़्यादा कोशिश करिए कि लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है ना। याद करने से क्या होता है, लोग भूल जाता है, लेकिन लिखने वाला जो होगा चीज़ आपको वो अपने आप उस टाइम में दिमाग में आ जाएगा, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। खास करके जो डेरिवेशन वाला चैप्टर है उसको बार बार आप लिखिए, है ना। कई बार 3 बार 4 बार अभी से लिख लीजिए तो आपका निश्चित रूप से वो डेरिवेशन बन जाएगा। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के झुटकी पंचायत में नव सृजित उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। सीएचसी प्रभारी लीलेश कुमार, मुखिया महेश प्रसाद मंडल और पैक्स अध्यक्ष जय कुमार मंडल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर केंद्र का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण, मुफ्त दवाइयां, गर्भवती महिलाओं के लिए परामर्श और जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं मुखिया ने बताया कि अब ग्रामीणों को 12 किलोमीटर दूर सीएचसी नहीं जाना पड़ेगा। हरलाखी प्रखंड के झुटकी पंचायत अंतर्गत झुटकी गांव स्थित पुस्तकालय भवन में नव सृजित स्वास्थ्य उपकेंद्र का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन सीएचसी प्रभारी लीलेश कुमार, मुखिया महेश प्रसाद मंडल, पैक्स अध्यक्ष जय कुमार मंडल, घनश्याम चौधरी सहित अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर मुखिया के द्वारा सभी अतिथियों को पाग व दुपट्टा से स्वागत किया गया। उद्घाटन के बाद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सीएचसी प्रभारी ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए यह एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। यहां टीकाकरण, मुफ्त दवाइयां, गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सलाह एवं दवा, जांच किट समेत ग्रामीण तौर पर सभी फैसिलिटी उपलब्ध होगी। वहीं मुखिया ने कहा कि करीब 2 वर्ष से हम प्रयासरत थे कि हमारी पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन किया जाए, जिससे कि पंचायत के लोगों को मुफ्त में इलाज हो। कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलने से अब पंचायत के लोगों को 12 किलोमीटर दूर सीएचसी नहीं जाना पड़ेगा। मौके पर मोहम्मद इलियास, मोहम्मद मुजीम मन, वार्ड सदस्य राजकुमार मंडल ठाकुर, स्वच्छता पर्यवेक्षक अखिलेश कुमार समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। हॉस्पिटल जिनकर प्रभारी भेलखिन डॉक्टर साहब, है ना, अपना सबके यह उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए बहुत दिन से मांग छलै, लगभग बहुत दिन से सब जानते होते, लेकिन ई तो रहते 1 साल पहले भ गए, कहीं ना कहीं बीमार होने के द्वारा फाइल ठंडा हो गए। फिर डॉक्टर साहब से बात करके जो प्रक्रिया भेले ओई प्रक्रिया में भिड़ा लिया। फिर आए सौभाग्य के दिन अपना सबके पंचायत के लिए भेल जाए स्वास्थ्य केंद्र जहाँ तक भवन नहीं बनते तब तक वही जगह पर जैसे चलते। अब विशेष अहाँ सबके जो क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से पूछबे। लगभग 20-25 साल से अपना पंचायत के पहले पूर्व में चले पंचायत पंचायत में नीचे नहीं गए। एसडब्ल्यूसी के जो भेले अभी तक बिल्डिंग सब तो नहीं से, लेकिन हम सब वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यहाँ पे बिल्डिंग में सुचारू रूप से एक एचडब्ल्यूसी संचालित कर दी। आज के बाद
एक सारा प्रोसेस हम सब मुखिया जी के सहयोग से या मुखिया जी जो हमर सहयोग से मुखिया जी एते चीज करला गया जे एठी एक नया HWC एठी संचालित है जे मान लिया आय के बाद सब दिन एठी रहते जे एहि क्षेत्र के जते भी हमर लाभार्थी गण से जे ओइसे लाभ लेते ओकरा लिए बहुत अच्छा बात है जे और सब जगह नहीं जा पड़ते। बहुत सारा फैसिलिटी से HWC में टीकाकरण से ओकर बाद और जो प्रेग्नेंट गर्भवती माताएं से ओकर साधन से और सब चीजें से कोई लागल के। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।